नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं मनोविज्ञान की कक्षा में उपस्थित हूं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण थ्योरी जो कि हल की थ्योरी है, जिसको हम हल का प्रबलीकरण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, सबलीकरण सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, सुदृढ़ीकरण के नाम से भी जानते हैं, या फिर जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, या फिर बहुत सारे इनके अन्य नाम हैं इनके सिद्धांतों के। तो आज हम इन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये रीइंफोर्समेंट को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, रीइंफोर्समेंट को अर्थात प्रबलीकरण को, जिसको कि हम प्रबलता कहते हैं, सुदृढ़ीकरण कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। हल का जो सिद्धांत है वो संपूर्ण रूप से व्यवहारवादी सिद्धांत पर ही आधारित है, और हल ने व्यवहारों को स्वयं सिद्ध मान्यताओं पर आधारित माना है। इन्होंने स्वयं सिद्धों को या व्यवहारों का विस्तृत अध्ययन इन्होंने किया है, और विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने कुछ 17 स्वयं सिद्ध मान्यताओं को इन्होंने माना है कि मान्यताएं मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो 17 इन्होंने माना है कि 17 स्वयं सिद्ध मान्यताएं होती हैं, और उसी स्वयं सिद्ध मान्यताओं पर ही हमारा व्यवहार आधारित होता है। किसी भी जीवधारी का जो व्यवहार है वो स्वयं सिद्धों पर ही आधारित होता है। 17 स्वयं सिद्ध इन्होंने प्रतिपादन किया है। इन्होंने कहा कि जितने भी जीवधारी होते हैं वो सारे के सारे अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे होते हैं, और अस्तित्व के लिए लड़ रहे होते हैं तो वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये सब सारी प्रक्रियाएं करता है, और इसी पूरे व्यवहार को इन्होंने माना है कि स्वयं सिद्ध क्या है। कि स्वयं सिद्ध वो है जो हम, जैसे नाम से स्पष्ट है, स्वयं सिद्ध अर्थात जो हम अपनी मान्यताओं को, हम जो समझते हैं या हम अपने प्रमाणों को जब हम अपने खुद से मान लेते हैं कि हाँ यही प्रमाण है, तो वो स्वयं सिद्ध होता है। क्योंकि ये हमने माना है, सबने माना है ऐसा नहीं है, लेकिन वही हमने अगर माना है और उसको हम प्रमाण मान लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो स्वयं सिद्ध कहलाता है। और जब स्वयं सिद्धों के माध्यम से या स्वप्रमाणों के माध्यम से जब हम किसी भी तार्किक व्यवहार पर या किसी भी वस्तु विषय पर जब हम उसको चिंतन करने की मुद्रा में आते हैं, और चिंतन कैसा, तो तार्किक चिंतन करने की मुद्रा में आते हैं, तो वही क्या कहलाता है, ये प्रमेय कहलाता है। तो इन्होंने दो चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। पहला इनका स्वयं सिद्ध है और दूसरा इनका प्रमेय है। तो प्रमेय वह है जो कि स्वयं सिद्धों पर आधारित होता है। स्वयं सिद्ध क्या है, जो कि हमारा अनुमान, हमारा जो विशेष प्रकार का अनुमान होता है खुद का, वही स्वयं सिद्ध है। और उसी स्वयं सिद्धों के माध्यम से जब हम किसी भी तार्किक व्यवहारों या तार्किक चिंतन को करते हैं और उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं, वो आवश्यकता हमारे अनुसार सब कुछ चलता है, वही क्या है, तो प्रमेय है। तो इन्होंने ये जैविकीय आवश्यकता जो इन्होंने बताया है, तो इन्होंने जैविकीय पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है। इनका कहना था कि खास करके जब छोटे बच्चे होते हैं या पशु पक्षी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो प्रबलता है या उनकी जो जैविकीय व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि खाना तो उसको तुरंत चाहिए, अगर उसको पानी पीना है तो उसको तुरंत चाहिए, अगर उसको मूत्र विसर्जन करना है तो भी तुरंत उसको चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि जब छोटा बच्चा होता है तो थोड़ी सी भूख लगी नहीं लगी और वो चिल्ला उठता है, अगर वो सुसु उसको लगी तो तुरंत कर देता है। इस प्रकार से उसके जो जैविकीय व्यवहार होते हैं या जैविकीय आवश्यकता होती हैं वो बहुत ज़्यादा उस समय में प्रबल होती हैं। उसी प्रकार से पशु पक्षी का भी इस प्रकार से माना है इन्होंने। लेकिन जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उसी जैविकीय आवश्यकता पर हमारा थोड़ा सा नियंत्रण हो जाता है। इनका मानना है कि जब हमारा थोड़ा सा नियंत्रण हो जाता है तो अगर हमें भूख लगी तो हम एकदम से व्याकुल नहीं हो जाते हैं, कुछ वेट करते हैं कि हमें पता चलता है कि हाँ हमें वहाँ से खाना इतने देर बाद मिलना है, इतने देर बाद ये करना है, इतने देर बाद वो करना है। अर्थात उसी जैविकीय मुद्राओं को या उसी जैविकीय आवश्यकताओं को हम थोड़ा सा उस पर हम नियंत्रण कर लेते हैं। लेकिन
ये जितने भी हमारे द्वारा जो जटिल व्यवहार किए जाते हैं, तो जटिल व्यवहार किए जाते हैं तो वो सारे के सारे चीज़ क्या हैं, वो हमारे जैविकीय आवश्यकताओं से ही जुड़ा होता है। तो जैविकीय आवश्यकताओं से क्या कैसे जुड़ा होता है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे नौकरी चाहिए तो क्या है, ये जटिल व्यवहार है, ये तुरंत आपको इमीडिएट मिलने वाला नहीं है। तो ये जटिल व्यवहार जब है तो जटिल व्यवहार को करने के लिए हमारा क्या है, तो हम उसको धीरे 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 उसके पायदान पर पहुंचते हैं। अब इनका मानना है कि व्यवहार हमारा तभी बहुत ज़्यादा आक्रामक होता है, या व्यवहार को हम बहुत ज़्यादा करने की मुद्रा में तभी होते हैं जबकि हमारा जो पुनर्बलन है वो अगर सही दिशा में अगर आता है तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को पाने के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं, बहुत ज़्यादा अनुक्रिया करते हैं। अब देखेंगे कि इन्होंने मुख्य रूप से 4 चीज़ों को माना है। 4 चीज़ में क्या है, बाह्य उद्दीपक, इन्होंने कैपिटल S R, ये स्मॉल r है, ये स्मॉल s और ये कैपिटल R, ये इनकी थ्योरी है। अब ये जो इनकी थ्योरी है इसमें आप देखेंगे कि ये बाह्य उद्दीपक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब ये एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है, बाह्य उद्दीपक क्या है, तो इनका मानना था कि जब भी हम किसी भी बाह्य चीज़ों को देखते हैं, बाह्य उद्दीपकों को देखते हैं, बाह्य स्टिमुलस को देखते हैं, तो स्टिमुलस को देखते ही, ये इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस पर ही पूरा इनका सिद्धांत आधारित है। तो जब भी हम कोई भी स्टिमुलस को देखते हैं, किसी भी स्टिमुलस को देखते हैं, तो स्टिमुलस देखने के पश्चात हमारे जो स्नायु तंत्र होते हैं उसमें क्या होता है, तो एक उद्दीपक का चिन्ह उभर के आता है हमारे अंदर। स्नायु तंत्रों में हमारे क्या होता है, तो वो एक चित्र उभर के आता है, किसका, तो इसी बाह्य स्टिमुलस का। तो स्टिमुलस का जब हमारे दिमाग में या मन में हमारा चित्र उभर के आता है, एक चिन्ह उभर के आता है, तो फिर हम क्या करते हैं, तो ये गामक न्यूरॉन, गामक न्यूरॉन क्या है, मोटर न्यूरॉन क्या है, ये स्मॉल s माना है, तो वो जो अंदर में एक चिन्ह बना, तो वो चिन्ह क्या करता है, अब अनुक्रिया करने के लिए वो प्रेरित करता है। ठीक है, जब अनुक्रिया करने के लिए इसका काम क्या है, ये गामक न्यूरॉन या आप स्नायु तंत्र इसको कह सकते हैं, ये क्या है कि वो हमारे वो उद्दीपक का जो चिन्ह है वो हमें प्रेरित करता है। अब जब प्रेरित करता है, या प्रेरित नहीं बल्कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमें क्या करता है, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बाध्य करता है कि नहीं भैया अब तुम्हें करना होगा, क्योंकि हमारे पास ये है, मुझे दिख रहा है, तो दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, अनुक्रिया कर देते हैं। तो और फिर हमें ये फिर इसके माध्यम से हमें बाह्य रूप में अनुक्रिया अर्थात व्यवहार के रूप में ये परिणत होता है। अब इस तरीके से समझिए, एक वैकेंसी निकली, हम नौकरी की तैयारी में हैं और नौकरी की तैयारी में हैं और सपोज मान लीजिए कि 25,000 सीट निकल गई, जिस नौकरी की तैयारी में हम हैं उसमें 25,000 वैकेंसी निकल गई। ठीक है, ये जब 25,000 वैकेंसी निकल गई तो ये क्या है, बाह्य उद्दीपक कैपिटल S अर्थात एक्सटर्नल स्टिमुलस है। अब एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारे 25,000 नौकरी हमें दिख रहा है। अब ये जो 25,000 नौकरी है ये क्या है, हमें अब वो हमारे अंदर में एक चिन्ह का काम करेगी कि भैया ये 25,000 अब वो हमारे दिमाग में सेट हो गया है, 25,000 25,000 25,000, अर्थात जब हमारे दिमाग में वो सेट हो गया है, 25,000 वैकेंसी निकली है, तो हम क्या करेंगे, वो हमारे दिमाग में क्या हुआ, चिन्ह बन गया। और जब चिन्ह बन गया तो अब हमें ये मोटर न्यूरॉन अर्थात स्नायु तंत्र क्या करता है कि भैया 25,000 नौकरी आ गई है, अब तुम्हें अगर करना है तो इसी में करना है, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं होना है, तो तुम्हें किसी भी हाल में क्या करना है, उसको पाना है। अब जब पाना है तो ये गामक न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन क्या करता है, उसको बाध्य करता है कि नहीं कुछ भी हो जाए तुम्हें करना ही करना है। तुम्हें 24 घंटे अगर मेहनत करने की ज़रूरत पड़े, 10 घंटे मेहनत करने की ज़रूरत पड़े, 15 घंटे मेहनत करने की ज़रूरत पड़े, तुम्हें कुछ भी करे लेकिन करना है।
अब ये गामक न्यूरॉन हमें स्नायुतंत्र क्या करता है, एकदम से बाध्य करता है मुझे। बाध्य जब करता है तो वो बाह्य अनुक्रिया या एक्सटर्नल रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं कि ये बाह्य अनुक्रिया के रूप में वो परिणत होता है। हम क्या करने लगते हैं, किताब कॉपी को देखने लगते हैं, सिलेबस को देखने लगते हैं, 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे पढ़ने लगते हैं। तो ये हम जब बाह्य क्रिया किए तो ये एक्सटर्नल रिस्पॉन्स हमारा होता है। तो मुख्य रूप से इनका जो कहना था कि ये अब उद्दीपक का तेज होना, प्रखर होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब मायने कैसे रखता है हम बता रहे हैं कि अब जितना प्रखर उद्दीपक होगा उतना हमारा प्रखर चिन्ह भी बनेगा, हमारे दिमाग में चिन्ह बनेगा, और जितना प्रखर चिन्ह हमारे दिमाग में बनेगा उतना ही वो जो गामक न्यूरॉन है वो क्या करेगा, तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, हमें बाध्य करेगा पढ़ने के लिए। लेकिन जितना वो कमज़ोर होगा उतना हमें पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। हम इस प्रकार से मान सकते हैं कि यहाँ पर अगर 25,000 वैकेंसी निकल गई तो 25,000 यहाँ पर 25,000 वैकेंसी निकली थी। वहीं पर अगर हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं और उसके 2 पद निकलते, अब अगर 2 पद निकलते तो बाह्य स्टिमुलस जो था है वो उतना मजबूत नहीं है। जब उतना मजबूत नहीं है तो हमारा जो उद्दीपक चिन्ह है वो भी, अरे भैया कितना 2 ही पद है, 2 पद के लिए पूरा भारत है, हम कैसे क्या करेंगे। अर्थात हमारे दिमाग में उतनी प्रखरता के साथ वो चिन्ह उभर करके नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 ही पद हैं। अब जब 2 ही पद हैं तो फिर ये जब हमारे दिमाग में उतना प्रखरता के साथ हमारा चिन्ह नहीं बना तो कह रहा है कि अरे भाई ठीक है जाने दो, हाँ कर लो, लेकिन बस। तो कहने का मतलब है कि जितना बाह्य उद्दीपक हमारा जितनी प्रखरता के साथ कार्य करता है उतनी ही प्रखरता के साथ हमारा चिन्ह बनता है। वो चिन्ह हमारा मोटर न्यूरॉन का काम करता है, स्नायुतंत्र में जाकर के कहता है कि भैया अब कुछ भी नहीं, अब बस कर डालो। और फिर वही चीज़ हमारा बाह्य उद्दीपक के रूप में, रिस्पॉन्स के रूप में, व्यवहार के रूप में वो परिणत होता है और फिर हम उन कार्यों को करने लगते हैं। साथ ही हल का मत था कि जो भी क्रिया करता है व्यक्ति, जो भी क्रिया करता है या प्राणी जो भी क्रिया करता है, वो उस क्रिया को, अर्थात जैसी क्रिया है, जैसी आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो भी क्रिया उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर देता है, केवल वो क्रिया व्यक्ति या प्राणी क्या करता है, अपने आदतों में शुमार कर लेता है। अब मान लीजिए कि मुझे अगर भोजन करना है तो भोजन करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम मान लीजिए कि अगर भोजन आ भी गया तो हाथ से उठा करके मुंह में डालना हमारा ये कर्तव्य है। तो ये अपने आप बच्चा भी आप देखेंगे, क्योंकि वो बच्चा, उसको पता नहीं होता है कि वो मुंह में उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, लेकिन चूंकि वो उसकी जो क्रिया है, अर्थात वो जो आवश्यकता है, भूख जो आवश्यकता है उसकी, अर्थात भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन को वो क्या करता है, धीरे 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 जब बच्चा हाथ को संतुलन बना लेता है तो हाथ से उठा करके अपने मुंह में सीधे डालने लगता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिया उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि इन्होंने माना कि किसी भी जीव को, किसी भी जैविकीय प्रक्रिया में जब भी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो भी क्रिया हमें रिस्पॉन्स देता है, अर्थात हमारे व्यवहार के लिए सही होता है, वो व्यवहार हम क्या कर लेते हैं, अपने आप सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें पुनर्बलन की प्राप्ति होती है। और जब हम बारंबार जब हमें पुनर्बलन मिलती जाती है तो हम उस क्रिया को अपने आदत समूह में डाल लेते हैं। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए कि यहाँ पर आवश्यकता पूर्ति और फिर पुनर्बलन। अब हमारी आवश्यकता हुई, आवश्यकता की पूर्ति हुई और उस पूर्ति के कारण से हमें पुनर्बलन मिला। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आवश्यकता, फिर इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं या इसको अनुक्रिया कह दीजिए।
अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया के माध्यम से जब हमारी ये पूर्ति हो जाती है तो क्या मिलता है? पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन मिलता है। तो ये इन्होंने कहा कि हमारी अर्थात किसी भी प्राणियों की अर्थात जीव अर्थात हमें यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर जैव की आवश्यकता की इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। तो हमारी आवश्यकता होती है, किसी भी जीव की आवश्यकता होती है। जब आवश्यकता होती है तो वो क्या करता है? कोई भी व्यवहार करता है। तो व्यवहार के जब भी आवश्यकता होती है तो आवश्यकता के बाद उसको अगर कोई स्टिमुलस दिखता है तो वो क्या करता है? उसका वो चिन्ह उसके मन में बन जाता है। मन में जब चिन्ह बन जाता है तो वो क्या करता है? अपने वो जो उसका न्यूरॉन है अर्थात गामक न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, वो उसको सक्रिय करता है, कार्य करने के लिए सक्रिय करता है। जब सक्रिय करता है तो वो क्या करता है? व्यवहार करता है। लेकिन सही अनुक्रिया की पूर्ति जब होती है तो वो उसमें सही अनुक्रिया को चुन लेता है और उस सही अनुक्रिया के माध्यम से इसको क्या मिलता है? पुनर्बलन मिलता है। अब इस पूर्ति में देखेंगे तो वो सही अनुक्रिया को चुन लेता है और सही अनुक्रिया को चुन लेने के बाद उसे पुनर्बलन मिलता है। तो यही इसको जिस अनुक्रिया से पुनर्बलन मिलता है उस अनुक्रिया को अपने आदत समूह में डाल लेता है। इसको ही आदत समूह कहते हैं। तो उसको आदत समूह में डाल लेता है जिससे कि इसकी प्रतिपूर्ति हो जाती है और मानव क्या होता है? संतुष्ट हो जाता है। वहीं पर अगर मान लीजिए कि जिस आदत से या जिस अनुक्रिया के द्वारा उसके आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो उस कार्य को वो छोड़ देता है। तो आज मुझे लगता है कि हल की थ्योरी के बारे में आप विस्तृत और बेहतर ढंग से आप जाने होंगे। अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो आप तक मिलते रहें। धन्यवाद।